हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो ये वाला वीडियो है न्यूक्लियस का वन शॉट। वन शॉट आपको पता ही है, हम लोग जल्दी जल्दी बस रिवाइज करेंगे। दैट मीन्स आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो और हमको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। विल नॉट गो इनटू द डेप्थ। ठीक है, तो मैं पीपीटी से दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ होता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। ओके तो पहले थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है कि न्यूक्लियस है क्या चीज़। आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। एटम्स में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो एकदम क्या है, जहाँ पे पूरा एटम का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने डिस्कवरी किया? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड उसके जो एसोसिएट्स थे। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। साइज जो है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर एंड दस इट इज अराउंड 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। मतलब अगर मान लो कि ये रूम आपका क्या है, एटम है, तो एक निडल का जो टिप है दैट इज योर न्यूक्लियस। इतना छोटा सा होता है एटम से। ठीक है, तो एटम से बहुत बहुत गुणे में क्या होता है, छुटको सा होता है, दैट इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर। फिर कॉम्पोजिशन मतलब एक न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें रहता है, किस किस चीज से न्यूक्लियस बनता है। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस इज नॉट ए कॉम्पोजिट बॉडी बट इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स नेमली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ऐसा है कि न्यूक्लियस में ना चीज़ें ऐसे रहता है, बस ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है वो। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन्स रहेगा, प्रोटॉन्स रहेगा, वो आपस में ऐसे ऐसे रह रहे हैं। मतलब एक जेली टाइप जैसे स्ट्रक्चर है ना, वैसा कुछ है। ठीक है, मतलब इसमें एकदम से ऐसा फिक्स्ड रिजिडनेस नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, न्यूक्लियॉन्स नेमली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ऐसे सिंबल है, दो दो सिंबल्स है। नॉर्मली हम लोग दो सिंबल से ही इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। एक आप ऐसा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट। हाँ, दोनों एक ही हो गया, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, जेड ए ऐसा भी हो सकता है ना। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, कोई केस नहीं लगाएगा आपके ऊपर। जहां पर ए क्या है, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये जो ए है दिस इज योर मास नंबर, और जेड क्या है, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर पता है आपको, सीरियली जो नंबर आएगा ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन जो भी है 1 2 3 4 करके जो जो नंबर आएगा दैट इज योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स है, दैट इज योर क्या है, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है, उसका जो सम है दैट इज योर मास नंबर। आई होप आपको अब ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। वन शॉट है एकदम, बस तुरंत तुरंत, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस। ठीक है, इसके बाद है अबाउट न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है कि उसके अंदर जो है प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है ना। ये न्यूक्लियस में तो नहीं रहता, चारों तरफ जो है। तो यूजुअली हम लोग क्या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या चीज़ है भाई, प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पार्टिकल है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे ये वाला हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। इसका जो चार्ज है सेम है, बस मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा दैट वुड बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव, दैट इज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, रेस्ट मास क्या होता है इसका, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 के जी। रेस्ट मास क्या चीज होता है, जब वो बिंदास ऐसे रेस्ट पर है, जैसे आप लोग हमेशा रहते हो, सेकेंड ईयर पूरे रेस्ट पर थे, अभी थोड़ा सा भागने लगे हो, है ना, इसीलिए वन शॉट चाहिए, वन शॉट चाहिए, तो वन शॉट लेके आए। तो इसका सिंबल क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हर चीज़ एज इट इज़ नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो भाई ऐसे ऐसे हम लोग ये सिंबल बनाते हैं, किसका, ये आपका प्रोटॉन का। ठीक है, इसमें नोट क्या है, द रेस्ट मास ऑफ ए प्रोटॉन
इज अबाउट इतना टाइम्स क्या है द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इतना गुणा होता है 1836.1 टाइम्स गुणा होता है। बट ये सब चीजें याद नहीं रखना, मतलब सॉरी याद नहीं मतलब रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं, रटना नहीं है, बस ये ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या चीज है, उसी के अंदर रहता है ना। एक न्यूट्रल क्या है, स्पेशीज है, मतलब न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। न्यूट्रॉन पोजेसेस नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, पोलैरिटी नहीं है इसमें, है ना। तो रेस्ट मास क्या है इसका 1.6749 kg के बराबर होता है। सिंबल देखो फिर से इसको मैं बता देता हूँ, सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एन है, कैपिटल एन नहीं होता, स्मॉल एन से हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, नीचे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। और इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का, ये 1836.6 टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, दोस द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, ठीक है। चले आगे। अब आता है, अगर आपसे सवाल पूछेगा तो व्हाट इज आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोन, व्हाट इज आइसोबार, ये सब पूछेगा। ये आपको केमिस्ट्री में भी मिल चुका है एंड आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग आइसोटोप। तो आइसोटोप को हम लोग अगर एग्जाम्पल से देखेंगे तो यहाँ पे देखो 8 8 8, ऊपर क्या है 16 17 18, नीचे क्या है आपका 17 17, ऊपर 35 37, है ना। यहाँ पे देख रहे हो 82 82 82, ऊपर क्या है 206 207 208। मतलब क्या है इसमें, नीचे जो है हम लोग का क्या था, जो भी न्यूक्लियस था, जैसे मान लो न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जेड था, यहाँ पे ए था, ये क्या है एटॉमिक नंबर है, मतलब सारे के एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। यहाँ पर क्या है सेम है, बट एटॉमिक ये आपका जो मास नंबर है वो क्या है चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसे कोई आपके पास एलिमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इसको ऐसे थोड़े याद कर सकते हो, आइसोटोप बोला है ना, तो ये ऊपर में क्या है टॉप है ना, तो टॉप वाला क्या होगा डिफरेंट होगा, बट नीचे वाला क्या रहेगा सेम रहेगा। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड व्हाट आइसोटोप्स। इतना समझ में आ गया होगा। अब आइसोटोप में देखो अगर सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या था डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी व्हाट सेम, बट आपका जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को सेम होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा उस न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होगा डिफरेंट होगा, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट because the atomic number is the same, the chemical properties are also identical। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि what write one characteristics of a isotope, तो आप क्या बोलोगे, since इसका क्या है एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो इसका जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा आइडेंटिकल, सेम सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, यहां पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप देख पाओ। इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन का आइसोटोप्स, ये सारे क्या है ऑक्सीजन का आइसोटोप्स, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स है, और ये क्या है लेड के आइसोटोप्स है। तो एग्जांपल्स आप थोड़ा सा याद करके जाना, एग्जाम में इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी चलेंगे सिंस वन शॉट है। आइसोबार, आइसोबार में क्या है, यहाँ पे अगर आइसोबार की बात करो तो हम लोग फिर से एग्जाम्पल में चलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे ही जाएंगे तो देखो यहाँ पर नीचे 1 है, ऊपर 2, ये इधर 2 है, बट यहाँ पर क्या है 3 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बट ऊपर क्या है 7 है। तो अभी याद करो फिर से, हम लोग कैसे लिखते थे एक्स जेड है, मतलब ये मेरा मास नंबर, ये मेरा क्या है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है एटॉमिक नंबर, बट मेरा मास नंबर क्या हो रहा है सेम है। तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है चेंज है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, आइसोबार ही बोल लेंगे सर, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एटम्स which have the same mass number but different atomic numbers are called isobars। they have the same number of nucleons। nucleons मतलब सिंस यहाँ पर देखो मास मतलब मास नंबर सेम है, मास नंबर का डेफिनेशन क्या था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो दोनों क्या है सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग है। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, मतलब इसके न्यूक्लियस में जितना रहेगा इसके न्यूक्लियस में उतना ही क्या रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहेगा। लिथियम जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है आपका आइसोबार है, लिथियम और बेरिलियम का हाइड्रो मतलब क्या है आइसोबार मतलब बार है, आर्गन और कैडमियम का भी मतलब सेम क्या है आपका
आइसोबार है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज देखो, आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब लिथियम और बेरिलियम की बात करूंगा तो इनका ऑब्वियसली कैरेक्टर, मतलब जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट विल बी डिफरेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन में देखो, आइसोटोन में क्या है, यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, 14 माइनस अगर 6 करोगे तो कितना आएगा, 8। और यहां पर अगर 15 माइनस 6 7 करोगे तो कितना आएगा, 8। तो देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी को आइसोटोन बोलते हैं भाई। क्या है ना, द एटम्स इन व्हिच द न्यूक्लियस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है प्रोटॉन्स को मैं अगर टोटल जो मेरा मास नंबर था वहां से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये वाला क्या होता है, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है और नीचे सिर्फ प्रोटॉन्स होता है। तो यहां से मैं अगर पी को माइनस करूंगा सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा, न्यूट्रॉन्स रह जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है। रिंगटोन नहीं बोलना है इसको, आइसोटोन बोलना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। चले आगे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का साइज हमको क्या करना है, देखना है। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट भाई ये पता चला हम लोग को कि जो साइज है ना, वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस है उसके बराबर है। मतलब 4/3 πr³ इट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर जो कि आपका ए है। तो यहां से ये तो कांस्टेंट, ये छोड़ो, r³ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए, ठीक है। तो यहां से जब r लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a⁻1/3, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा r0, जिसका वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। आया हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो आपका इक्वेशन है, r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3, ये आपको क्या है, आना चाहिए, ठीक है। जहां पर r0 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 1.2 इंटू 10⁻³ -15 मीटर, या फिर 1.2 फर्मी भी बोल सकते हो आप। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन अ, जो आपका न्यूक्लियस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चले आगे, एकदम इजी था। ओके, तो न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई। तो हम लोगों ने एक एटम कंसिडर किया यहाँ पर, विथ मास नंबर क्या है, ए है, ठीक है। मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम तो क्या आ जाएगा, ए इंटू आपका ये वाला 1.66 इंटू 0.565 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यह आ जाएगा। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विल भी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ होता है। तो रेडियस आपका ये आ गया, तो इसका क्यूब निकल गया, है ना। तो ये एज v इज इक्वल टू इतना r³। तो यहाँ पर r को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r0 a⁻1/3 का क्यूब, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r0³ आपका क्या, ए बचेगा ना, बिकॉज इसके ऊपर भी तो क्यूब है और इसके ऊपर भी तो क्यूब है, तो इसकी वजह से 3 कट जाएगा और इसके ऊपर ये रह जाएगा। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर इन दिस इंटू ए लिखना है। तो डेंसिटी होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास लिखा इधर, ए इंटू आपका दिस डिवाइडेड बाय 4/3 इतना। तो इसको जब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आएगा आंसर रो इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³। और ये ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियस का ऐसा ही होता है, ठीक है। आई होप आपको न्यूक्लियर डेंसिटी वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, आपने सिर्फ पहले एक मास नंबर कंसिडर करना है किसी का भी, फिर उसका मास निकालना है 1 पॉइंट ये वाला लेके, एंड देन आपने ये वाला करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले। हाँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर, 2 पॉइंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर the density of the nuclei of all the atoms is same as it is independent of mass number। तो डेंसिटी सभी न्यूक्लियर के लिए, जैसे मैंने अभी बोला कि ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज ये किस पर डिपेंड नहीं करता, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, है ना। और द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड फॉल्स जीरो एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है उसके सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है, बट वो सेंटर से जैसे ही आप बाहर जाते हो तो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या हो जाता है, टुवर्ड्स जीरो आ जाता है। मतलब कम होते 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 जीरो आ जाता है, ठीक है।
एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। निकालना तो चलो ठीक है, बट ज़्यादा से मतलब ज़्यादा अगर होगा तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा। तो व्हाट इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट? तो एटॉमिक मास यूनिट जो है इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। मतलब इस कार्बन 12 एटम को अगर 12 हिस्से में अगर डिवाइड कर दो, उस 12 हिस्से का एक हिस्सा जो है उसका जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोला एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ, अगर मैं कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लूं तो उसमें क्या होता है, इतना मतलब मॉलिक्यूल्स रहता है, ये वाला एवोगैड्रो नंबर कितना है, इतना 6.023 इंटू 10 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है किसमें, 12 ग्राम में। इतने एटम मतलब वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम फिर क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई, यूनिटरी मेथड है, 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 23। सो इसको अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट इतना वैल्यू 1.992647 इंटू 10 26 kg। और ये ही होता है आपका वन एटॉमिक। तो वन एटॉमिक आ जाएगा 1/12 ऑफ द कार्बन का एटम, है ना। सो 1/12 का आ गया था इतना, तो आपका कार्बन का मतलब 1/12 का कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू दिस। तो 1/12 इंटू दिस जब करोगे तो कितना वैल्यू है आपका 1.660539 इंटू 10 - 27 kg। तो देखो ये यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है कि ये इतना एटम्स अगर 12 ग्राम में है तो एक एटम में कितना होगा, 1 बाई वो डिवाइडेड बाई इतना, तो फिर मतलब 1/12 में कितना रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। यही है ना यूनिटरी मेथड, आपने मैथ्स में सीखा होगा, मेरे को मत बोलना फिर। हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पर नोट, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास कैसे करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। 1 मार्क के लिए पूछा भी जा सकता है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। तो अब आपको ये वाला एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है, बाकी और कुछ नहीं, एवोगैड्रो नंबर से और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चले, यस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस देखो, सबसे मतलब फेमस रिलेशन अगर फिजिक्स में अगर है तो यही वाला है कि E इज इक्वल टू MC²। बड़े ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था ये, है ना, और सभी को ये बहुत पसंद है, E इज इक्वल टू MC²। तो इसका माना क्या है, व्हाट एक्चुअली डज इट मीन? तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे पास जो मास है ना, ये एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ठीक है। तो उसी को देखते हुए इन्होंने एक रिलेशन बताया था कि एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया कि आइंस्टाइन शोड दैट द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि क्या है, एंड वन कैन कन्वर्ट मास इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज। तो इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू MC², मतलब E यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर E है आपका एनर्जी, और M क्या है आपका मास, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इसका स्क्वायर। सो दिस इज द फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो 2024 में एक सवाल आया था कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन देने वाला फेमस साइंटिस्ट कौन था, उसका नाम पूछा था। तो कभी बच्चे क्या करते हैं कि बस आइंस्टाइन लिख के आएंगे, नहीं, यू नीड टू राइट द फुल नेम। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखो तो फुल नेम लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चले आगे, ओके, चले, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस एनर्जी, अब ये वन एटॉमिक मास यूनिट जो है, वन एटॉमिक मास यूनिट वो कितना उसके मतलब बराबर है, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। तो E इज इक्वल टू MC² पता है हमको, तो मास इज इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट को अगर मुझे कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूँगा, वन एटॉमिक मास यूनिट इतना है, ठीक है, दिस इनटू इतना का स्क्वायर। तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट तो मैं कर नहीं रहा इधर क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.602 इंटू 10 - 13, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 इंटू 10 - 19 जूल, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, 10⁻⁶, तो माइनस होके 10⁻⁻13 रह जाएगा। सो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1.49, ये जो हमारे पास ये आया, दिस डिवाइडेड बाय
आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वैल्यू को याद रखना है आपको, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एनर्जी इक्विवेलेंट टू एएमयू। आपसे सवाल आ सकता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो आपने इस तरीके से करना है। तो इसके लिए आपको ये वैल्यू तो आना चाहिए ना, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते, तो आपको याद आना चाहिए ये चीज, ठीक है। मास डिफेक्ट, चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। मास डिफेक्ट क्या होता है? तो मास डिफेक्ट एक ऐसा चीज है, इसको समझो इजीली, कि जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जितने भी क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या फिर न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस बोले तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो उनका तो मास होता है, ठीक है। तो उनका अगर मैं क्या करूं, इंडिविजुअल मास निकालूं, जैसे मान लो कि अगर मैं न्यूट्रॉन का, मैं क्या कर रहा हूं, न्यूट्रॉन का अलग से मास निकालो, प्रोटॉन का अलग से मास निकालो, ठीक है, और क्या करूं, मेरा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का अलग से मैं क्या करूं, मास निकालूं। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा और इस न्यूक्लियस से जब माइनस कर देता हूं, या फिर इनको ऐड करके जब ये माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक वैल्यू आता है। मतलब जो रेस्ट मास है वो हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मास है उससे हमेशा ज्यादा होता है। तो वो जो छोटा सा एनर्जी रह जाता है ना, मतलब छोटा सा जो मास का मतलब मास रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया गया, द मास ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। मतलब जो टोटल मास है न्यूक्लियस का, जैसे मान लो कि अगर मैं इस पेन की बात करूँ, तो इस पेन के अंदर बहुत सारी चीज है, ठीक है, इस पेन के अंदर बहुत सारी चीज है, तो इस पेन का मास ले लो और बहुत सारी चीजों का अलग अलग मास ले लो और उनको ऐड कर दो, तो उनको ऐड करोगे तो एक वैल्यू आएगा मास का, और इसका पूरे का एक वैल्यू आएगा। तो यहां से इसको माइनस करोगे तो एक क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का ऐड करके जो मास आएगा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द होल मास, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस कंस्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। मतलब इसमें डिफेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना है हमको, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन और mn इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, m इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो हमको एक इक्वेशन लिखना है। देखो इसको समझते हैं, एक प्रोटॉन का मास mp है, तो z लिखेंगे, z होता है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या आ गया, मास आ गया। उसी तरीके से mn जो है क्या है आपका, mn जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं हम लोग, a माइनस जेड, मतलब मास नंबर से प्रोटॉन को निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसको क्या करोगे, mn से जब मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज mn क्या है, एक न्यूट्रॉन का मास है, और a माइनस जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो ये जो है, ये आ गया क्या, टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब न्यूक्लियंस। यहां से जब उस न्यूक्लियस का मास जब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट आ जाएगा। और यही फॉर्मूला बार 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 रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। लास्ट ईयर भी मतलब लास्ट 2025 में क्या आया था, बोला कि अगर Z एटॉमिक नंबर है, MP प्रोटॉन का नंबर है, A मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, Mn न्यूट्रॉन का नंबर है, M न्यूक्लियस का मास है, तो बताओ एक इक्वेशन बनाओ डेल्टा M के लिए, मास डिफेक्ट के लिए। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, मास डिफेक्ट को बना देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड इस इक्वेशन को कैसे बनाना है, ठीक है। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अब देखो न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखने के लिए कोई एनर्जी देना पड़ेगा ना, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि एक न्यूक्लियस में से अगर मुझे न्यूक्लियंस को बाहर निकालना है, क्या करना है, मुझे न्यूक्लियस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी कितना सप्लाई करूंगा, वो जो मास डिफेक्ट वाला एनर्जी, मतलब वो एनर्जी था ना,
क्योंकि मास डिफेक्ट एक मास है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो उतना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो देखो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज यूज्ड इन बाइंडिंग द न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो बाइंड मतलब मास डिफेक्ट था वो एक मास है, वो भी क्या है, एक एनर्जी है, और वही क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, उस न्यूक्लियस को उस न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। मतलब अगर बाइंड करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए तो मुझे इसको निकालने के लिए भी उतना एनर्जी चाहिए होगा ना। जैसे मान लो कि आपने क्या करना है, एक किसी चीज को निकालना है, तो उसको जितना वैल्यू से मैंने टाइट किया उतने वैल्यू से ही आपको क्या उसको उल्टा रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो वो निकलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट से अगर वो बाइंड है तो मास डिफेक्ट वाला ही एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो निकलेगा बाहर वहां से। ठीक है, तो दैट इज इन ऑर्डर टू ब्रेक द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को अगर मुझे ब्रेक करना है तो क्या करना है, ऑर्डर टू कंप्लीटली सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम ईच अदर एंड एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट हैज टू बी सप्लाइड। मतलब वही मास डिफेक्ट वाला एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसका इक्वेशन क्या है, ई वी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम क्या है यहाँ पर, मास डिफेक्ट है, इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि यही तो एनर्जी है ना। मतलब बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी मतलब मास को अगर एनर्जी में लिखना है तो मेरा डेल्टा एम मास है, सी स्क्वायर एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन याद करो, तो वह डेल्टा एम क्या है आपका, मास डिफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी वो तो मेरा बाइंडिंग एनर्जी टोटल था, अब अगर मुझे एक एक न्यूक्लियन को निकालना है तो इस न्यूक्लियन को निकालने के लिए मेरा बाइंडिंग एनर्जी कितना है, इस न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो पर न्यूक्लियन जितना मुझे क्या चाहिए, मास डिफेक्ट मतलब सॉरी मास डिफेक्ट नहीं, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब इंडिविजुअल एक एक न्यूक्लियन को अगर मुझे निकालना है तो मुझे कितना एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए क्या था, ए क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियंस है ना, टोटल न्यूक्लियंस और टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करेंगे तभी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एक एक न्यूक्लियंस को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक नोट है, क्या है, द हायर वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, अगर बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू हायर है पर न्यूक्लियन इंडिकेट्स कंपैरेटिवली ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। क्यों, देखो अगर एक चीज बहुत स्टिफ है, एकदम स्टिफ, तो मतलब वो क्या है, स्टेबल है। अगर मान लो मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं बनेगा ना। तो जितना उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मतलब एक एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका ज्यादा है, तो मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक एक न्यूक्लियन का, इंडिविजुअल न्यूक्लियन का अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल बनेगा। इस चीज को याद रखना, टोटल नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो स्टेबल बनेगा वो। ठीक है, चलिए आगे। यहां पर एक ग्राफ देख सकते हो, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ठीक है, और यहां पर क्या है आप देख सकते हो, मास नंबर। तो यहां पर जितना आप इधर जाते रहोगे तो यहां पर ऑलमोस्ट देखोगे कि यहां पर एकदम पीक वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का पीक वैल्यू, मतलब यहां पर स्टेबल आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इधर इधर बस इधर थोड़ा सा ये अनस्टेबल बना, बट ये जिनके बाइंडिंग एनर्जी क्या है पर न्यूक्लियन बहुत कम है तो वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब उतना स्टेबल नहीं है, बट ये रीजन में आपको क्या मिलेगा, एकदम स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। आयरन, ये मोलिब्डेनम, इंडियम, मतलब ये सब है। ठीक है, आगे चले, जल्दी जल्दी चलते हैं यार। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अब कर्व के लिए क्या है, द स्टेबिलिटी, यहाँ पर देखो फिर से, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रादर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज एक मार्क के लिए या फिर ट्रू फॉल्स में ये आ सकता है कि आपका जो बाइंडिंग मतलब स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पर करेगा, इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का जो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल नहीं। ठीक है, फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ड्रॉन।
अगर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखोगे यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ रिजल्ट है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसको आपने याद रखना है। लास्ट ईयर मतलब 2025 में उन रिजल्ट्स में से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में से, ठीक है। द कर्व राइजेस शार्पली इन द बिगिनिंग एंड स्लोली रिचेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर ए इज इक्वल टू 56, दैट इज आयरन, देन ग्रेजुअली फॉल्स टू 7.6। मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि एकदम ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन स्लोली फॉल्स ऑफ टू दिस यूरेनियम, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लो फॉर लाइटर एज वेल एज हैवी न्यूक्लियर, हेंस दे आर लेस स्टेबल। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आपका लाइटर न्यूक्लियर जैसे यहाँ पर, और हैवी न्यूक्लियर के लिए भी क्या है, कम है, ठीक है। हैवी न्यूक्लियर के लिए भी कम है, लाइटर न्यूक्लियर के लिए भी क्या होता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होता है, इसलिए ये लोग अनस्टेबल होता है, इसीलिए यूरेनियम वगैरह इसमें देखना डीके होता है ना। हाँ, फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लिए, बाइंडिंग एनर्जी इज क्लोज टू मैक्सिमम फॉर न्यूक्लियर इन द रेंज ऑफ एटॉमिक मास 30 टू 140। ये वाला 30 टू 140 जब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस रेंज पर 30 टू 140 के रेंज में आपका क्या है, आपका ये हाँ क्लोज टू मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियर हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म न्यूक्लियर बाय रिलीजिंग एनर्जी। मतलब जो जो हैवी न्यूक्लियस है उनका जो आपका क्या है, लेस बाइंडिंग एनर्जी है, वो क्या होता है, फ्यूजन, वो उसका जो मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस ऐसे टूट जाता है, बिखर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे सन में होता है, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियर हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म न्यूक्लियस बाय रिलीजिंग एनर्जी। अब देखो, अब जो लाइटर न्यूक्लियर है जिनका न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, फ्यूज, मतलब वो क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब वो दो तीन न्यूक्लियस ऐसे समा जाता है, उसमें समा के क्या हो जाता है, एकदम बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है और उसमें से भी एनर्जी रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखो आपसे सवाल आ सकता है कि डिस्कस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ प्रॉपर ग्राफ, और लाइक मतलब डिस्कस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ ग्राफ, ऐसे भी आ सकता है, क्या पता है ना, दे सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेंज की बात करूँ तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो रेशियो क्या है, 1:10⁻36 1:10⁻13, मतलब नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स। बिकॉज एक न्यूक्लियस में जब दो प्रोटॉन्स रहते हैं ना, तो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है, आपका रिपल्शन। अब रिपल्शन को रोकने के लिए मेरे को एक फोर्स चाहिए, ठीक है। अब रिपल्शन को रोकने के लिए अगर मेरे पास फोर्स नहीं है, तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाता और सब टूट जाता। बट वैसा नहीं है, तो इसीलिए नेचर में एक टाइप का ऐसा एक फोर्स है जो कि उसको क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे वीक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फर्स्ट ईयर में आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, हर साल सवाल आता है, हर साल, मतलब ऐसा है कि ये पक गया है कि प्रॉपर्टी पूछ पूछ के कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ट्रू प्रॉपर्टीज 2 मार्क के लिए पूछ लेते, 3 मार्क के लिए पूछ लेते, कभी 4 मार्क के लिए पूछ लेते, सॉरी 4 मार्क तो आता नहीं है, कभी 5 मार्क में 3+2 ऐसा करके एक सवाल दे दिया, ये सवाल भी दे दिया, तो प्रॉपर्टीज आते ही आते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग अच्छे से देख लो, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये एकदम ईजी पॉइंट है, आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्सेज है, एकदम मतलब छोटे डिस्टेंस पे क्या होता है, फोर्स काम करता है, शॉर्ट रेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन करना है ना। बट कंटेन स्मॉल कॉम, थोड़ा सा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस भी है इसमें। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड फोर्स, एक पीक वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, इस पर डिपेंड नहीं करता। बाकी ये क्या है, 4 5 जो प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छे से देख लेना, 1 या 2 प्रॉपर्टी आपको लिखना आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी, देखो रेडियो एक्टिविटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बुक में है, वही चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में क्या होती है, कुछ किसी भी एलिमेंट में अगर स्पॉन्टेनियस कुछ चेंज होता है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर विद द एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जैसे मान लो कि साइंटिस्ट, मतलब कुछ ऐसा, मतलब वो था
कैसे पता चला कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी चीज़ को ऐसे रैप करके रख रहे थे, कोई फॉइल था, ठीक है, जिंक का ऐसा कुछ फॉइल था, तो उसको रख दिया किसी जगह पे और यहाँ पे कुछ लाइट था, तो वो लाइट की वजह से क्या हुआ कि वो पूरा एकदम काला पड़ गया। तो वहाँ से ऐसा पता चला कि ठीक है, ये वाला इसमें क्या है कि रेडिएशन हो रहा है या पता नहीं क्या चीज़ हो रहा है, खुद ही खुद हो रहा है ना। तो तुम कभी शमशान में जाओगे तो वहाँ पे आग लग रहा है ना। शमशान में क्या होता है, कभी कभी ऐसे आग लग जाता है, तो वो किस लिए होता है, वो आपका जो फॉस्फोरस है वो जैसे आपके उसमें क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर के उसमें आता है, टच में आता है, तो वो स्पॉन्टेनियस उसमें क्या हो जाता है, रिएक्शन की वजह से आग लग जाता है। अब इसी चीज़ को लोग भूत भूत बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ की यहाँ जब आप न्यूक्लियस की भी बात करते हो, कुछ चीज़ें होता है स्पॉन्टेनियस, खुद से ही हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। कुछ रेडिएशन निकलने लगता है, कुछ मतलब पार्टिकल्स एमिशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हम लोग ने देखा होगा कहीं ऐसा वो कंकाल जैसा ऐसा शक्ल नहीं होता कि आप मेडिकल किसी चीज़ में जाओगे तो ऐसा ये ऐसा ये हैजार्ड वाला ऐसा पता नहीं कंकाल वंकाल रहता है, ऐसा बोलते हैं कि इसको मतलब वो टच नहीं करना है। तो वो सब क्या है एक्चुअली, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब वहाँ से रेडिएशन निकल सकता है, ठीक है। तो रेडिएशन निकलने की वजह से क्या हो सकता है, आपके बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है या फिर मतलब कुछ इफेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव डीके के टाइप्स वगैरह मैंने यहाँ पे दिया है। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या है कि आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अल्फा डीके, जहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है किसी भी रिएक्शन में खुद से। अगर क्या हो रहा है कि अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस अगर निकल रहा है तो उसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं। बीटा डीके होता है इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या तो फिर पॉजिट्रॉन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डीके। और गामा डीके होता है जहाँ पर एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड, जहाँ पर फोटोन्स निकलता है गामा डीके में, ठीक है। तो ये सब नहीं चाहिए, ये सब अल्फा डीके एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही रखा था, बट कोई ज़रूरी नहीं है ये सब, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का 2-3 चीज़ था, तो इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूक्लियर फिजन। देखो न्यूक्लियर फिजन जो है, फिजन और फ्यूजन हम लोग गाना सुनते हैं ना, गाना सुनने के टाइम पे देखो फ्यूजन, एफ यू जो है फ्यूजन, उसमें मिक्स करना होता है। बट फिजन क्या है, किसी चीज़ को 2-3-4 हिस्सों में ऐसे तोड़ देना, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियर। मतलब आपके पास एक न्यूक्लियस है, बहुत हैवी न्यूक्लियस है, उसको आपने क्या कर दिया, उसमें कुछ बॉम्बार्डमेंट किया, कुछ न्यूट्रॉन डाल दिया या अल्फा पार्टिकल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, वो टूट गया। और न्यूक्लियर टूट के अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर न्यूक्लियर विद द रिलीज ऑफ एनर्मस एनर्जी। अब जब ये न्यूक्लियस ऐसे टूटेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस कैन बी स्पॉन्टेनियस, खुद से भी हो सकता है, कैन बी अचीव्ड बाय, मैंने जो बोला अभी, बम्बार्डिंग न्यूक्लियर विद अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन फेंक सकते हो, न्यूट्रॉन फेंक सकते हो, अल्फा पार्टिकल फेंक सकते हो। यहाँ पर ये पार्टिकल का मतलब है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, देखो एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यूरेनियम ऐसा होता है आपका 92 235, इसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक न्यूट्रॉन को ऐसा बॉम्बार्ड किया। क्या किया, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस का, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया। अब जैसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन आएगा तो मुझे बताओ, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा नंबर, ये 236 बन जाएगा, बिकॉज ये 235 था। न्यूट्रॉन जैसे ही जाएगा, मुझे पता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब ये बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम जो है ये अभी अनस्टेबल बन जाएगा। जैसे इस रूम में जगह था 10 का, आपने 11 को डाल दिया, अब क्या होगा, ये हिलने लगेगा, इसे हिलने डुलने लगेगा, ठीक। अब जैसे हिलने डुलने लगेगा ये क्या होगा, धीरे 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 ऐसे डंबल शेप में आएगा पहले, और डंबल शेप में आते ही क्या हो जाएगा, दो अलग अलग ऐसे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। और दो कौन से न्यूक्लियस में, देखो ये वाला, एक बेरियम और एक क्रिप्टन, इन दोनों न्यूक्लियस में क्या हो गया, ये
मतलब टूट गया, प्लस इसने 3 प्रोटॉन रिलीज किया और साथ में क्या रिलीज किया, एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि यही न्यूक्लियस रिलीज होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी जेनॉन और स्ट्रोंशियम इस न्यूक्लियस में भी और साथ में 2 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज करे, तो ऐसा भी हो सकता है जब आप एक न्यूट्रॉन को क्या करोगे, इसमें बोmbardment करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाए, टूट के 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग लाइटर न्यूक्लियर में बदल जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपका एग्जाम्पल था यूरेनियम को लेकर। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन का मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि गाना सुनते हो है ना, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स, बहुत सारे गाने को मिक्स कर दिया, तो वही है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 न्यूक्लियस को मिक्स करेंगे। मतलब जो न्यूक्लियस अगर मिक्स होता है तो एक हैवी न्यूक्लियर बनेगा। जैसे nuclear fusion is the process through which two light nuclei fuse to form a larger nucleus accompanied by enormous release of heat या फिर एनर्जी, है ना। और ये वाला न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पर होता है, सन पे ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या क्या चीज है। एग्जाम्पल में है आपका जैसे दो, आपका ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर मिलके क्या बना रही है, ये फिर से हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, आइसोटोप मिला के यहाँ पे ड्यूटेरियम बना रहा है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन रिलीज किया, एक मतलब आपका ये फोटोन, और यहाँ पर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वाला अगर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को अगर आप ऐड करोगे 2 लाइटर न्यूक्लियर को, तो एक हैवी न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर हीलियम क्रिएट हो गया, हीलियम क्रिएट हो गया, एक न्यूट्रॉन छोड़ा और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या एनर्जी रिलीज किया। यहाँ पर भी सेम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम को किया तो एक ऐसा बना ट्रिटियम बन गया, साथ में एक आपका जो आपका पहला था हाइड्रोजन का, और ये 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या कर दिया इसने, एनॉर्मस एनर्जी रिलीज किया। तो ये वाले एग्जांपल्स है जो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में देखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। मतलब जब आप क्या करते हो, किसी सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इनके उसके जो न्यूक्लियंस के बीच का जो कूलम्स फोर्स है वो काम नहीं करता। ठीक है, मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाता है कि उसका जो कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है वो काम नहीं करता, और इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये किसका सोर्स है, एनर्जी इन स्टार, जैसे सन वगैरह होता है इन सब में। ठीक है, एनर्जी जनरेशन इन सन, तो इसमें देखो ये वाला जो है, अब बहुत बच्चे का सवाल रहता है कि सर इसको क्या करे, इसको रट ले, क्या करे समझे। भाई देखो इसमें समझने समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें रिएक्शन है 1 2, ये रिएक्शन 4, मतलब ये वाला ही 2-3 बार होता है, फिर उसके बाद चौथा रिएक्शन आता है। तो इसको करके ही आपने क्या करना है, सन का रिएक्शन रट्टा लगाना है, ये वाला सब रट्टा लगाना है। मतलब आपने इसको अगर समझने का कोशिश किया तो ठीक है, मैं बता देता हूँ समझना है तो कैसे। ये बहुत एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है सन में। सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स जो है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले 2 आएंगे ऐसे ऐड होंगे, ऐड हो गए, एक ड्यूटेरियम क्रिएट करेंगे, एक पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा, गामा फोटोन, और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बाद क्या होगा, 2 ऐसा एक क्या बोलते हैं आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 2 गामा फोटोन रिलीज करेगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा आपका एनर्जी रिलीज होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर से ये वाला जो है और आपका जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था ये मिलके हीलियम, बट ये हीलियम कंप्लीट नहीं है, देखो यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो ये हीलियम प्लस गामा फोटोन प्लस इतना एनर्जी रिलीज करेगा। फिर क्या होगा, फिर मतलब ये स्टेप 2-3 बार होगा, फिर उसके बाद ये हीलियम ये वाला और हीलियम लग मतलब ऐड होगा, उसके बाद एक प्रॉपर क्या बनेगा, हीलियम बनेगा इधर, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और देन 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिएक्शन क्रिएट होगा। तो ये आपको स्टेप्स बस याद रखने हैं। वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं है, या फिर पूछते भी है तो आपने सिर्फ ये स्टेप्स लिखना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये चीज याद रखना, फ्यूल इन द सन इज हाइड्रोजन इन इट्स कोर, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वही आपका क्या है, इसका फ्यूल है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन 1, 2 एंड 3 ऑकर ट्वाइस आफ्टर व्हिच रिएक्शन 4 इज अचीव्ड, मतलब 1, 2, 3 4 बार होता है, उसके मतलब 2 बार होता है, उसके बाद चौथा नंबर आ जाता है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट में आप ये देख सकते हो, ये वाला कि लास्ट में जो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका जो क्या बोलते हैं एनर्जी रिलीज होता है, उसी की वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब ये धूप वगैरह हर चीज़ मिल रहा है ना। सो दस 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म क्या, हीलियम एटम विद इन अ रिलीज ऑफ इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन अगर नहीं होता तो सन एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। ओके, तो इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर भी हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इतना टाइम बैठने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम लोग देखो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर आता है, इसीलिए हम लोग वन शॉट में कभी भी हम लोग इन डेप्थ नहीं जाते हैं। हम लोग हमेशा चीज़ों को जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। कहीं भी डाउट्स होगा यू कैन राइट ऑन द कमेंट्स। ओके, एंड आई होप आपको ये इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा, तो मेरे लिए तो बहुत सक्सेस है वो चीज़। तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए अलग वीडियो आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।